क्रिकेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन करंट अफेयर्स नेविगेटर क्लास के तहत 26 से 31 जनवरी तक का जो करंट अफेयर्स पहले का छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में कवर करेंगे। जो लोग नए हैं उनको बता दें कि बहुत ही आसान तरीके से महीने भर का करंट अफेयर्स महज 30 से 35 पेज की PDF में आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में इस वीडियो के जरिए उपलब्ध कराया जाता है, जो सभी परीक्षाओं में खासकर स्टेट PCS उनका जो नया पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का करंट अफेयर्स का, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है और सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। बीच बीच में आसान ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि चीज़ें आसानी से याद रह सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो के बाद हम लोग इसको कंपाइल करके तैयार कर लेंगे। मतलब एक कंपाइल्ड वीडियो पूरे महीने की 1 या 1.5 घंटे की लगभग रहेगी, उसको कर लीजिएगा, तब इकट्ठा मिल जाएगा। और याद रखिए कि यदि आप इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी और मैगजीन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैगजीनों का हाल आपने पिछली परीक्षा में देख ही लिया। तो अब मंथली चीज़ों को तैयार करेंगे तभी ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपने सुना ही था। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा है। फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट की हेल्प से इसको नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? नई दिल्ली में। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया, जिला के स्तर पर क्लाइमेट रिस्क का मूल्यांकन किया गया है। IIT दिल्ली में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है? तो IIT मंडी, IIT गुवाहाटी और CSTEP बेंगलुरु, इन 3 संस्थानों ने इसको तैयार किया है। और इसका जो मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है, सूखा प्रभावित जो 85% जिले हैं भारत के, वो 13 राज्यों में हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उन 13 राज्यों में बिहार और यूपी भी शामिल है। यदि कथन बना के आपसे पूछ ले तो हिलगिएगा मत। यूपी और मणिपुर की बात करें तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यान्वयन के लिए समझौता हुआ है फॉर 3 ईयर्स। ईयर्स भी याद रखना है, 3 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है? लोगों में आपसी समझ और जुड़ाव को कायम करना और उसको बढ़ावा देना। आपको बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को की गई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ के इसको याद रखिएगा, क्योंकि उनका भी एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये डेट भी याद रखिएगा। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको एक बंधन में बांधना इसका उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो यहाँ पर आप अपनी PDF में लिख लीजिएगा 2015 31 अक्टूबर। कुछ चीज़ें छूटी हैं, उनको आप लोग बढ़ा लीजिएगा। और चीज़ों को तैयार करने का तरीका ये है, PDF निकलवाइए, वीडियो चलाइए और धड़ाधड़ उसको ख़त्म करते जाइए। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनके साथ यूपी ने पहले से ही ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है। जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू बने हैं। आप सबको पता है भगवान जगन्नाथ वहाँ पर हैं, तो हरि को याद रखिएगा। हरि भगवान विष्णु से संबंधित है और हर भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हरि हर, तो भगवान कहाँ है भाई? जगन्नाथपुरी में है, तो हरि बाबू ऐसे याद रखिएगा। और जगन्नाथपुरी कहाँ है? ओडिशा में। बिहार में आरिफ मोहम्मद हो गए हैं राज्यपाल। ये पहले केरला के थे, तो अब केरला में कौन पहुँच गए हैं? तो केरला करलेकर, ऐसे याद रखिएगा, राजेंद्र अरलेकर। मिजोरम के विजय कुमार और मणिपुर के अजय कुमार बने हैं, याद रखिएगा। मणिपुर को कैसे याद रखना है? मनपुर, मन जो है अजय है, उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है। तो मणिपुर को मनपुर के साथ जोड़ के याद रखिएगा। और मन कैसा होता है? अजय। घर में कथा हो रही है, यदि बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो परेशान मत होइएगा, मैनेज करिएगा। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 13 से 15 दिसंबर। जी हाँ, इसमें कुछ दिसंबर की भी घटनाएं शामिल हैं, लेकिन उनको मेंशन कर दिया है। लेकिन जनवरी की जो घटनाएं हैं उनमें या तो मेंशन है, और जहाँ पर मेंशन नहीं है वो अंडरस्टूड है, समझिएगा। कहाँ आयोजन हुआ ये याद रखना है, मुंबई में। थीम इसकी क्या थी? थिंक इन फ्यूचर और फॉर द फ्यूचर थीम थी। शेंगन क्षेत्र कॉमन वीजा वाला क्षेत्र होता है, कॉमन वीजा वाले देशों का क्षेत्र होता है शेंगन क्षेत्र। मतलब एक वीजा होता है और उसके आधार पर आप सभी देशों की यात्रा कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में शामिल हैं। यूरोप में ये व्यवस्था है। तो रोमानिया और बुल्गारिया दोनों इसमें शामिल हो गए हैं। तो टोटल शेंगन क्षेत्र में देशों की संख्या 29 हो गई है।
क्रिस्टल अवार्ड की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 55वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फरवरी वाली क्लास में। इसकी थीम क्या थी? बुद्धिमान विश्व हेतु सहयोग। 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, डेविड बेकहम और डायने वान और रिकेन यामामोटो। कैसे याद रखना है? बेरहम डाइन यामामोटो, ऐसे याद रखिएगा। बेरहम होगी तभी तो क्रिस्टल होगी, मतलब मजबूत, उस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा। रिकेन यामामोटो को कई बार आपको बताया, यामा मोटरसाइकिल किसकी है? जापान की। तो ये जापान के हैं। और ये यामा मोटरसाइकिल क्या करती है? पिर की आवाज़ करती है। आपने चलते हुए देखी होगी पुरानी वाली, जिसमें टूटी आयल पड़ता था। तो पिर मतलब प्रीतिकर, पिर कर, ऐसे याद रखिएगा। और प्रीतिकर मतलब जिसमें करना पड़ता है। तो ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। और पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है, याद रखिएगा। वहाँ पर सब पोला पोला होता है। अच्छा, यहाँ पर सीएम ने भी भाग लिया। 2 राज्यों के सीएम गए थे। स्विट्जरलैंड में ये आयोजित हुआ था सम्मेलन। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। 2024 का रिकेन यामामोटो को प्रिtzker अवार्ड मिला था। और जो यूनियन मिनिस्टर थे वो कौन थे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो ये 3 लोग जो हैं भारत की ओर से इसमें शामिल हुए थे। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इंडिया के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है इसने समाप्त कर दिया। घोषणा हुई थी दिसंबर 2024 में, और ये लागू कब से हो गया है? तो 1 जनवरी 2025 से। मोस्ट फेवर्ड नेशन की व्यवस्था WTO के तहत की गई है। इसमें क्या होता है? इसमें यदि एक देश किसी दूसरे देश को MFN का दर्जा दे देता है तो उसका मतलब यह है कि ये अपने से जुड़े हुए अन्य देशों के समान ही दर्जा प्राप्त देश के साथ भी वैसा ही व्यापारिक व्यवहार करेगा। मतलब उस पर ये नहीं कि औरों पर टैक्स लगा रहा है 10% तो उस पर लगाए 15%, नहीं, समान व्यापारिक व्यवहार जो है इसके तहत किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ ये एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया है। इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल 500 ब्रांड, दुनिया के 500 ब्रांडों की लिस्ट में सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड जो है वो एप्पल है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, और इंडिया की ओर से टाटा। माइकल मार्टिन की बात करें तो आयरलैंड के नए PM बने हैं, दूसरी बार बने हैं। आयरलैंड में एक तूफान भी आया था, उसका नाम था इयोविन, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ था? राजमुंदरी में। राजमुंदरी कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। अब इसका नया नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र। तो जो वाणिज्यिक फसलें हैं, अब तंबाकू के अलावा अन्य जो वाणिज्यिक फसलें जैसे हल्दी, मिर्च, अरंडी, अश्वगंधा, ये सब भी, इन सब पर भी रिसर्च होगी इस सेंटर पर। तो इसीलिए अब इसको वाणिज्यिक केंद्र घोषित कर दिया गया है। ICG 2025 की बात करें तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लास, शीशे पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। कहाँ? कोलकाता में 20 से 24 जनवरी के बीच। उद्देश्य क्या था? ग्लास और सिरेमिक्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसकी प्रगति और उसको लेकर संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई इस कॉन्फ्रेंस में। 27वें क्रम की थी और इसकी थीम ग्लास टिकाऊ समाज हेतु स्मार्ट सामग्री थी। और कोलकाता में ही इसका आयोजन क्यों हुआ दोस्त? क्योंकि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता में ही है। उद्घाटन साइंस एंड टेक जो मिनिस्टर हैं अपने जितेंद्र सिंह, और जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर भी हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया। तो ये खूब पूछा जाता है कि सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। वहीं पर इस समिट का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 7वें क्रम का है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2019 में पहला मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी दोस्त? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। पंकज त्रिपाठी की भाषा में कहें तो एडुकेशन। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसी दिन 1972 में प्रधानमंत्री बनी थी। इस बालिका दिवस की थीम क्या थी दोस्त? इंडिया के भविष्य को मजबूत करना। 24 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? यूपी दिवस। इसकी थीम भी आपको रटनी है बढ़िया से, विकास और विरासत, प्रगति पथ पर यूपी। जगदीप धनखड़ ने इसको संबोधित किया सम्मेलन को। इस दिवस पर सम्मेलन हुआ कहाँ? लखनऊ में हुआ। और 75 वर्ष पूरे हुए हैं राज्य की स्थापना के। क्यों? 24 जनवरी 1950 को यूपी किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी को इसको यूपी नाम दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग की बात करें तो पहला संस्करण आयोजित हुआ मुंबई में, और विजेता इसका कौन रहा है? तो बेंगलुरु जवान्स पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो 2024 में इनको भारत रत्न मिला, आप सबको पता है। इनको जननायक की उपाधि से भी, जननायक के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं, कई बार बता चुका हूँ। चर्चा में काहे हैं क्योंकि 24 जनवरी को इनकी 101वीं जयंती मनाई गई। 76वां जिला। अच्छा, जयंती और जन्मदिन में क्या अंतर है दोस्त? जयंती जो है वो महान लोग होते हैं, उनके संदर्भ में इस्तेमाल होता है, और जन्म दिवस सामान्य लोगों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। 76वां जिला 1 दिसंबर 2024 को महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया गया है। डेट भी याद रखनी है, कितने महीने के लिए? 4 मंथ के लिए। कितने गांव शामिल हैं दोस्त? इसमें 67 गांव शामिल हैं। कौन कौन सी तहसीलें शामिल हैं? सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। तो 4 महीने 4 तहसीलें। किस अधिनियम के तहत यह किया गया, या कदम उठाया गया? तो मेला प्राधिकरण प्रयागराज एक्ट 2017 के तहत। तो ये एक्ट भी याद रखना है। WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। उसने निर्यात, भारत के निर्यात संबंधी, एक्सपोर्ट संबंधी कुछ आंकड़े जारी किए, जिनमें कहा है कि भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस सामग्री का किया है? तो ऑटोमेटिव डीजल फ्यूल पहले नंबर पे। याद रखिए, कच्चा माल, कच्चा तेल हम आयात करते हैं, लेकिन रिफाइंड करके उसको हम बेचते भी हैं। तो ऑटोमेटिव डीजल फ्यूल के मामले में पहले स्थान पर रहा है, मतलब इसका निर्यात भारत ने अपने सभी सामानों में सर्वाधिक किया है। दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन रहे हैं। नामीबिया की बात करें तो पहली फीमेल राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी, ठीक है, नामीबिया नंदी ऐसे याद रखिएगा, बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेंगल की बात करें तो ये चक्रवात है, बे ऑफ बंगाल में आया है, और इसने श्रीलंका और इंडिया को प्रभावित किया। सऊदी अरब ने इसको ये नाम दिया, ये भी याद रखिएगा। OECD समझौते की बात करें तो फुल फॉर्म इसकी समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नाम से ही जाहिर है आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। 1961 में इसका गठन हुआ था, पेरिस में हेडक्वार्टर है, कुल 38 देश इसके मेंबर हैं। 2021 में समझौता किया गया कि वैश्विक स्तर पर कारपोरेट टैक्स जो है वो 15% निर्धारित कर दिया जाए सभी के लिए। चर्चा में क्यों अभी? क्योंकि USA ने बाहर निकलने की घोषणा कर दी। अच्छा, ये टैक्स व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या था? जो बड़ी कंपनियां हैं उनको टैक्स देने के लिए बाध्य करना इसका उद्देश्य है। अब गूगल है, मान लिया गूगल अपना मुख्यालय या अपनी कंपनी कहाँ स्थापित करेगा? जहाँ उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जिस देश में ये स्थापित करेगा तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और वो देश स्वाभाविक है कि वो देश गरीब होगा तो उसको कम टैक्स मिलेगा। तो इससे ये मुनाफा तो खूब कमाएगी, लेकिन इस देश को नुकसान होगा। तो इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए कि चाहे किसी भी देश में अपनी इकाई लगाओ, अपनी यूनिट लगाओ, लेकिन तुमको 15% कारपोरेट टैक्स देना ही पड़ेगा। तो USA ने इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। 1961 में एक और एक्ट बना था दोस्त, उसको याद रख लो, दहेज प्रथा निवारण एक्ट। प्रायः पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। FHI 2025 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता नीति आयोग है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर और यूपी दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि यूपी और बालिका दोनों के स्वास्थ्य पर हमको बात करनी चाहिए, उसी संदर्भ में जोड़ के याद रखिएगा। अरविंद पनगड़िया जो 16वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसके अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी। अब आपको बताना है कि BVR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी, इनमें से नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है और CEO कौन है? ये तीनों विभूतियां जो हैं वो उपस्थित रहीं इस मौके पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसको जारी किया गया। कुल 18 राज्य शामिल किए गए। यूपी को फ्रंट रनर जो स्कोर है उसके आधार पर श्रेणी भी निर्धारित की गई, तो उन श्रेणियों में यूपी को फ्रंट रनर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश भी फ्रंट रनर ही रहा है। पहला स्थान उड़ीसा को मिला है, दूसरा छत्तीसगढ़ को, तीसरा गोवा को, और यूपी को 7वां स्थान हासिल हुआ है। रैंक के आधार पर ये श्रेणी दी गई थी। स्कोर यूपी का याद कर लेना, 46 है, स्थान 7वां है। और 1 से लेकर जो 5 तक रैंक वाले राज्य हैं उनको अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। तो यदि पूछ लिया जाए कि उड़ीसा किस कैटेगरी में रखा गया, तो अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। बिहार को 13वां स्थान हासिल हुआ है, परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है। और मध्य प्रदेश 9वें स्थान पे है, तो मध्य प्रदेश को फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है, ऊपर ही आपको बताया हूँ। गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये 76वें क्रम का है। चीफ गेस्ट प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो भारत के पहले चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? सुकर्णो, ये यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, सुकर्णो वो आए थे, पहले चीफ गेस्ट थे। स्वर्णिम भारत और
विरासत और विकास इसकी थीम थी। कर्तव्य पथ पर परेड होती है और इस परेड का नेतृत्व इसको लीड किया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाकुंभ 2025 को कहाँ की है आप सबको पता है। दूसरा स्थान त्रिपुरा की खारची पूजा को प्राप्त हुआ है झांकियों में, और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश के एटीकोपक्का बोमलू झांकी को मिला है। एटीकोपक्का यार देख लेना इसको, बोमलू। ये पर्यावरण अनुकूल लकड़ी से बनने वाले खिलौने हैं, तो इस झांकी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय को पहला स्थान हासिल हुआ है। तो ये तो सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर भी लोगों का ओपिनियन मांगा गया कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट झांकी कौन सी है। तो लोकप्रिय पसंद के आधार पर बेस्ट झांकी गुजरात की रही है, दूसरे स्थान पर यूपी है। बेस्ट मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो टेनिस से संबंधित है। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑफ व्यू 4 होते हैं और क्रमानुसार आयोजित होते हैं। आ का मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फा का मतलब फ्रेंच ओपन, वी का मतलब विंबलडन और यू का मतलब यूएस ओपन। तो वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा? यूएस ओपन। और पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। भले ही यूएस सुपर पावर है, लेकिन वो लास्ट में है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में विजेता आपको याद रखने हैं। जेनिक सिनर इटली के मेल कैटेगरी में जीते हैं एकल, और मेडिसन कीज यूएसए की हैं, वो फीमेल कैटेगरी में जीती हैं। कैसे याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया को जेनेरिक मेडिसन दे दीजिए, जेनेरिक मेडिसन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन लोगों को जेनेरिक मेडिसिन की आवश्यकता है, ठीक है, तब ऑस्ट्रेलियन ओपन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जेनेरिक मेडिसिन आप सब जानते ही हैं। हारा कौन? आपको ये भी याद रखना, ये चर्चित नाम है। अलेक्जेंडर पुरुषों में हारे और महिलाओं में आर्यन सबलेंका हारी हैं, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और लाइक बाइक करते चलो, और यार फुर्सत पाके थोड़ा अपना दायित्व भी निभा दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। रक्त कैंसर क्वार्टमी क्या है? रक्त कैंसर उपचार से संबंधित एक थेरेपी है। कार टी सेल थेरेपी है। कार टी का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, ज़्यादा हमको तह में नहीं जाना है, बस रट लेना है। ये एक लिविंग ड्रग है, जीवित दवा है। इसमें क्या होता है, मरीज की जीवित कोशिकाओं का इस्तेमाल होता है, उसकी टी सेल्स को निकाला जाता है, जो विकृत कोशिकाएं होती हैं, फिर उनको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली, फिर उनको पुनः आदमी में डाल दिया जाता है। वो क्या करती है, स्वस्थ कोशिका जो पहले खराब थी, मॉडिफाइड जो कोशिकाएं सेल है, वो अंदर फिर से डाल दी जाती है। वो क्या करती है, कैंसर जो सेल हैं उनको नष्ट करती है, और इस तरह से कैंसर का उपचार हो जाता है। निर्माता कौन है दोस्त इसका? तो इम्यून थेरेपेटिक कंपनी है बेंगलुरु की, ये इसकी निर्माता है। वेटलैंड सिटी की बात करें तो इंडिया के इंदौर और उदयपुर पहली बार भारत के शामिल होने वाले 2 शहर हैं। अभी तक हम लोग वेटलैंड साइट या रामसर साइट को पढ़ा करते थे, लेकिन वेटलैंड सिटी ऐसे सिटीज जो रामसर साइट के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। वर्ल्ड में वेटलैंड सिटी कितनी है? 74। चाइना पहले स्थान पे है। रामसर साइट भारत में कितनी है? 85। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को दोस्त राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950, 25 दूनी 50, इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो मतदाता मतलब लोग, युवा क्या करते हैं? पर्यटन को पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय पर्यटन को पसंद करते हैं 25 जनवरी को। 13 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं यार, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। पद्म पुरस्कार 2025 की बात करें तो पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों शामिल किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होता है? पद्म विभूषण, जिसका लंबा नाम है वही सबसे बड़ा है, ठीक है। पद्म विभूषण इसका लंबा नाम है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री सबसे छोटा नाम, वो सबसे छोटा पुरस्कार। 25 जनवरी को ही घोषणा की गई, कुल 139 लोगों को प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 7 पद्म विभूषण। अब बड़ा पुरस्कार तो उसकी संख्या कम ही होगी, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। अभी दिए नहीं गए हैं, मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं। कुल 139 लोग, जिनमें से 23 फीमेल्स हैं, 13 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। 13 मतलब 13वीं के बाद, ऐसे याद रखिएगा, और 13 में 10 और जोड़ दीजिएगा तो महिलाओं की संख्या
निकल आएगी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को, इन सातों के साथ आपको एक साथ याद कर लेने हैं। सातों के सातों को एक साथ याद कर लेना है। पद्म विभूषण 7 लोगों को। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। कला क्षेत्र में एम का मतलब मरणोपरांत है, समझिएगा। अब आपको बताना कि भारत कोकिला और स्वर कोकिला किसको कहा जाता है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा हो गई हैं। छठ पूजा से संबंधित इनके गीत काफ़ी पॉपुलर हैं, बिहार के हैं। ओसामू सुजुकी, जो सुजुकी कंपनी है जापान की, उसके संस्थापक हैं। उद्योग कैटेगरी में इनको दिया गया है मरणोपरांत। वासुदेव नायर, केरल के नायर, नाम्बियार, ये सब केरला में जो सवर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उनसे संबंधित नाम हैं जातियों के। और याद रखिए ये जो नायर जनजाति है, इनका जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक होता है। यहाँ संपत्ति का हस्तांतरण, सत्तात्मक देख लीजिएगा स्पेलिंग, तो संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को ना होकर पुत्री को होता है। और जो बच्चा होता है उसका जो टाइटल है वो माता से लिया जाता है। तो याद रखिएगा वासुदेव नायर को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो जाति जो मात्र सत्तात्मक समाज से संबंधित है, तो वो है नायर। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, अच्छा अब ये सुब्रमण्यम लगा है तो स्वाभाविक सी बात है, ये रेड्डी, सुब्रमण्यम, अन्ना उन्ना करके जो भी नाम रहते हैं वो दक्षिण भारत से ही संबंधित होते हैं। तो कला क्षेत्र में दिया गया है कर्नाटक के हैं। कुमुदिनी रजनीकांत कला क्षेत्र में दिया गया है। अब हैं रजनीकांत, लेकिन हैं कहाँ के, गुजरात के। और रजनीकांत आप सब जानते हैं साउथ की फिल्मों में काम करते हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह, इनको पब्लिक अफेयर्स, पीए का मतलब है पब्लिक अफेयर्स, सामाजिक मामलों में योगदान के लिए दिया गया, चंडीगढ़ के हैं। डी नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, तेलंगाना के हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ के क्या है, सीएम, तो उसी रेड्डी से इन वाले रेड्डी को भी याद रखिएगा। रेट माइनर्स को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। कितने लोग थे, 12 लोग। आपने वो सिलक्यारा सुरंग वाली घटना पढ़ी ही थी, पिछली बार बताया था आपको। तो जो रेट माइनिंग हुई थी उनको सम्मानित किया गया। अब पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करें तो 19 लोगों को दिया गया। सुशील कुमार मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। पीआर श्रीजेश गोलकीपर हैं, हॉकी के, केरला के हैं। विवेक देवराय को भी दिया गया पद्म भूषण। जतिन गोस्वामी असम के हैं, इन्हें भी दिया गया। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सतरिया। पंकज उधास, चिट्ठी आई है, बहुत ही अच्छी गज़ल है, गज़ल कहें या गाना कहें, लेकिन लगता बहुत अच्छा है। उनको भी मरणोपरांत दिया गया है कला क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। विनोद धाम की बात करें तो साइंस एंड टेक सेक्टर में इनके योगदान को लेकर दिया गया, लेकिन ये यूएसए के हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। अरिजीत सिंह को दिया गया, आप सब जानते हैं, हमारी अधूरी कहानी गाना आपने सुना ही होगा। आर अश्विनी जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार। और पद्म भूषण, अब आपको बताना कि जो भगवान राम की जो उनका जो विग्रह है, उनकी जो प्रतिमा है, उसका वास्तुकार कौन है। पद्म पुरस्कार जो है दोस्त वो उपाधि नहीं होते हैं, ना ही इनमें कोई धनराशि दी जाती है होल्डरों को, याद रखिएगा। यदि कथन बना के पूछ ले तो हिलगिएगा मत, हिलकने का मतलब फंसना। डाटा सेंटर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ, जामनगर में। अब डाटा यार, डाटा समझ रहे हो, पूरे देश का डाटा। अब डाटा जब इकट्ठा होगा तो क्या होगा, जाम लगेगी। तो जाम कहाँ पर जाके खत्म होगी, जामनगर में, ऐसे याद रखिएगा। रिलायंस स्थापित कर रहा है। पहली बार तटीय वेडर पक्षियों की गणना भी यहाँ पर की गई, जामनगर में ही। और जामनगर में ही जो अंबानी जी के बेटे हैं, क्या नाम है यार उनका, वो हाथी टाइप के, मतलब झूम झूम के चलते हैं, अनंत अंबानी, उनका जो बंतारा है काफ़ी चर्चा में था, वो भी जामनगर में ही है। पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रगों में इसको बसा लीजिएगा। WHO ने स्थापित किया है कहाँ, जामनगर में। ऑपरेशन सरधवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जैसलमेर में स्टार्ट किया है। सरधवा, लेकिन स्टार्ट कहाँ हो रहा है, मरुस्थल क्षेत्र में, याद रखिएगा, जैसलमेर। सीमा पार से अवैध घुसपैठ विशेषकर पाकिस्तान से रोकने के लिए, जो सर्दियों में होती है, सर्दियों में दृश्यता जो है वो कम हो जाती है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सरधवा BSF ने चलाया। BSF की तैनाती कहाँ रहती है, पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर। दी 8 पावर्स ऑफ 2025 अमेरिका पहले स्थान पे है, आप सब जानते हैं, सुपर पावर भी है। चाइना दूसरे स्थान पे, और भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में कौन सी 5 पावर हैं, क्षिति, जल, पावक, अनल, समीरा, पंच तत्व से बना समीरा। तो 5 सुपर पावर हैं भारत में, ऐसे याद रखिएगा। तो 5 सुपर पावर हैं, तो 5वां स्थान भी इसको मिला है। दिसंबर 2024 में रिपोर्ट जारी हुई। एशिया के कुल 4 देश शामिल थे, उसमें अपना भारत भी है, जापान, इंडिया, जापान और चाइना और साउथ कोरिया।
अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। 28 जनवरी को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसको प्लेटिनम जुबली भी कहा जाता है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 जनवरी 1950 को किसकी हुई थी, आपको पहले ही बताया हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाग 5 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 124 से 147 के बीच इससे संबंधित प्रावधान है। कैसे याद रखना है? 124 तो आप सबको पता होगा, अच्छे से पता होगा। 124 इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7। 124 से 147, ये 7 जो है 47 वाला आप यहाँ से कनेक्ट करा लीजिएगा। ये सब तरीके हैं चीज़ों को याद रखने के। मेमोरी पैलेस इसी को कहा जाता है। पहला सीजीआई भारत का हरिलाल जो कि सुंदास कन्या थे, जिनको हरिलाल जे कन्या भी कहा जाता है, इनको भी याद रखिएगा। प्रारंभ में कुल 8 न्यायाधीश होते थे, जिनमें से एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 33+1 का फार्मूला है। 33 जज और एक सीजीआई। 51वें जज नियुक्त हुए नए, कौन? संजीव खन्ना। न्याय की देवी की प्रतिमा जो है इसमें बदलाव हुआ है और नई प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। विनोद गोस्वामी इसके वास्तुकार हैं, मतलब मूर्तिकार हैं। और परिवर्तन क्या हो, ये परिवर्तन हुआ किसके समय में? डी वाई चंद्रचूड़ के समय में। अनावरण इसका कब हुआ? 16 अक्टूबर 2024 को। डेट भी याद रखनी है। ये तो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, ये इसका टैगलाइन है, याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ की बात करें तो असम की दूसरी कैपिटल बनाए जाने की घोषणा की गई है। HBS हेमंत बिस्व शर्मा, खूब इनका नाम आप लोग सुनते होंगे, राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। असम की बात करें तो राज्यसभा सीटें 7 हैं और यही मेमोरी पैलेस है। यही 7 उन राज्यों की संख्या है जिनसे असम सीमा साझा करता है। तो 7 राज्यसभा और 7 दूनी 14 लोकसभा सीटें असम में। 7 राज्यों से सीमा भी लगती है। और भूटान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जिनसे असम की सीमा लगती है। राष्ट्रीय दुर्लभ खनिज मिशन की बात करें तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दुर्लभ खनिज जो बहुत ही मुश्किल से उनका खनन होता है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। 7 वर्ष के लिए ये मिशन चलाया जाएगा, खान मंत्रालय के अधीन चलेगा। 30 खनिज इसमें शामिल किए गए हैं, दुर्लभ खनिज। और बजटीय आवंटन कितना? 34,300 करोड़। तो 30 खनिज और 30 में 4 और जोड़ दीजिएगा तो 34 हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा। ऐसे अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कराते हुए चलेंगे तो जो तुक्का भी मारेंगे ना एग्जाम में, वो सही लगेगा। मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट है अफ्रीका का, 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच हुआ। तंजानिया के दार ए सलाम शहर में इसका आयोजन हुआ, बंदरगाह शहर है। 2030 तक, यही 30 जो है इसमें एक जीरो और बढ़ा देना, 300 मिलियन लोगों को सस्ती और सतत बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया गया है। अफ्रीकन यूनियन और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इसमें शामिल हैं। आपको बताना कि अफ्रीकन यूनियन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार बताया हूँ। 50 ग्लोबल लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की है। जो उम्र दराज महिलाएं जो अपने जीवन में सफल हैं, मतलब जिनके अंदर अभी भी जुनून है, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनकी लिस्ट है। पहला स्थान कुरैसा करीम को दिया गया। ये कहाँ की? साउथ अफ्रीका की महिला हैं। HIV एड्स के क्षेत्र में ये काम करती हैं। HIV एड्स याद रखिएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। इंडिया की कुल 3 महिलाएं इन 50 महिलाओं में शामिल हुई हैं। इन तीनों को याद रख लीजिएगा। उर्मिला आसर, किरण मजूमदार और शीला पटेल। उर्मिला आसर नाश्ता किचन नाम से एक खाने पीने का एक तरह का स्टॉल चलाती हैं। किरण मजूमदार बायोकान फार्मास्यूटिकल कंपनी से संबंधित हैं और शीला पटेल सिलम क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो उर्मिला को गज्जू बहन भी कहा जाता है। कैसे याद रखना है दोस्त? उर्मी का मतलब क्या होता है? समंदर की लहर, ठीक। और आपने गर्जता चालीसा पढ़ा होगा, कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें होती हैं उनको गर्जता चालीसा भी कहते हैं। गर्जता चालीसा क्यों? क्योंकि जो हवा है वो समंदर की लहरों से टकराती है और ध्वनि उत्पन्न करती है, तो गरजती है, गज्जू। तो उर्मिला को गज्जू ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। किरण मजूमदार, शीला पटेल, US के नाम से भी इनको याद रख सकते हैं, उर्मिला, शीला और किरण। कैलाश मानसरोवर की बात करें तो तिब्बत में है और तिब्बत पर चाइना का अधिकार है दोस्त। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,668 मीटर। यात्रा के लिए सहमति हो गई है चाइना और इंडिया के बीच। किन दर्रों से यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की? तो लिपुलेख और नाथुला दर्रे दोनों से होती है। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या है? एक नीति दर्रा भी है। और नीति क्या करी जाती है? नीति मानी जाती है। तो नीति और माना दोनों दर्रे कहाँ? उत्तराखंड में। और नीति मानने से पहले इसको लिखा भी जाता है, तो लिपु लेक ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तीनों दर्रे याद रहेंगे।
कैलाश मानसरोवर, तो मानसरोवर यहाँ पर झील है, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो कैलाश पर्वत है और उसके पास ही मानसरोवर है, तो दोनों की यात्राएं करते हैं। याद रखिएगा, चढ़ाई नहीं होती है, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई इस पर चढ़ ही नहीं पाया है। माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ गए हैं, जबकि उसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा है, लेकिन इस पर कोई नहीं चढ़ पाया है। लोगों के बीच में ही मौत हो गई या रास्ता भटक गए, रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, मतलब कुछ पता ही नहीं चला। भगवान शिव का निवास स्थल है ये। रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट लाउड स्पीकर को धर्म का हिस्सा नहीं माना है, मानने से इनकार कर दिया है। आर्टिकल 2025 के तहत इसे नहीं माना है। यार 2025 आर्टिकल कहाँ से हो जाएगा, एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहा है उधर से। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अंतःकरण के आधार पर धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी है। तो ये आज़ादी इसलिए नहीं है कि आप लाउड स्पीकर भी लगाएं, ऐसे समझिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भांग, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सैटिवा, उसकी कृषि के लिए मंजूरी दे दी गई है फॉर औषधीय प्रयोग। इसको लोग नशे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जॉर्जिया की बात करें तो WHO ने इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जब 3 साल में कोई भी केस ना मिले तो WHO उस बीमारी से उस देश को मुक्त घोषित कर देता है। ये भी याद रखिएगा, 3 वर्ष। जियो साउंड पे, जियो ने पेमेंट अलर्ट एक बॉक्स जारी किया है, जैसा पेटीएम वाला जो बाजा दुकानों पे रखा रहता है। जियो भारत पे जो 700 रुपये में जियो का फ़ोन आता है, उसके लिए ये जियो साउंड पे निःशुल्क, पेटीएम का लोगों को पैसा देना पड़ता है, जो छोटे दुकानदार हैं उनको अतिरिक्त शुल्क महीने में देना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क है। लेकिन मिलेगा उन्हीं दुकानदारों को जो जियो भारत फ़ोन लिए हैं, कीपैड फ़ोन होता है। चेक बाइजर की बात करें तो इंडिया का पहला AI क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ, जो क्रेडिट कार्ड से संबंधित सारी जानकारी है उसको देने वाला ये विशेषज्ञ है। चेक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर देगा, समाधान करेगा। डीप सीक चाइना का चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब आप कुछ भी पूछिए, फटाफट आपसे चटियाएगा, बताएगा, उत्तर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर। चर्चा में क्यों है, डाउनलोडिंग के मामले में इसने ChatGPT को पीछे छोड़ा है। एलाइड लिड 568 एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो अपने अंदर से प्रकाश को भी नहीं पास होने देता है। चाहे जितना इस होल के ऊपर चाहे जितना प्रकाश डालिए, ये ब्लैक ही दिखाई देगा। तो इस ब्लैक होल की खोज की है नासा ने जेम्स बाब स्पेस टेलीस्कोप से। जेम्स बाब नहीं, जेम्स वेब। ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी CSA तीनों ने संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया है, याद रखिएगा। अनरवा की बात करें तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, नाम से ही जाहिर है लोगों को रिलीफ देने के लिए गठित की गई एजेंसी है। केवल और केवल फिलिस्तीनी शरणार्थियों को हेल्प करने वाली एजेंसी है। कथन के रूप में तुमसे पूछा जा सकता है, तुमको आयोग हिलगा सकता है, तो हिलगिएगा मत। केवल मिडिल ईस्ट में ही काम करेगी। मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, इन्हीं क्षेत्रों में जो शरणार्थी हैं उनकी मदद करने के लिए ये एजेंसी 1949 में गठित की गई थी। हेडक्वार्टर इसका अम्मान, जॉर्डन की राजधानी है, और गाजा सिटी, जिसको लेके देखो उपद्रव मचा हुआ है। चर्चा में क्यों है, इजराइल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा है कि तुम यार हमारे यहाँ आते हो, एजेंसी के नाम पे काम करते हो और हमारी जो खुफिया सूचनाएं हैं उनको लीक करते हो और हमास को बताते हो। तो हमास के सहयोग की आशंका के चलते इजराइल ने इस पर बैन लगा दिया है। 1949 की बात करें तो नाटो का गठन भी 1949 में ही हुआ था दोस्त, याद रखना। NVS 02 मतलब नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन मतलब पथ प्रदर्शन करने वाला सैटेलाइट है, रास्ता बताने वाला सैटेलाइट है। जैसे हमारा जो करंट अफेयर्स का नया नाम है नेविगेटर, तो ये नेविगेटर पथ प्रदर्शक करंट अफेयर्स का, ठीक वैसे ये नेविगेशन सैटेलाइट। ये नाविक का हिस्सा है। इंडिया में नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंडिया के साथ साथ 1500 किलोमीटर का दायरा कवर करता है। अभी क्या चर्चा में है, इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किया गया किस रॉकेट से, GSLV F-15 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट का नाम क्या है, NVS 02। तो नेविगेशन सैटेलाइट है, याद रखना, और जो रॉकेट है उसका भी नाम याद रखना, और चौथा मिशन है 100वां, ये भी याद रखना। GPS हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। वैश्विक स्तर पर आपकी पोजीशन बता देता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ का है, USA का है। इसको हम क्यों अपनाते हैं जबकि हमारा नाविक भी है, तो कारण क्या है, नाविक अभी हमारा बहुत ही समझ लीजिए कि शुरुआती चरण में है, बहुत सीमित क्षेत्र में काम करता है। GPS क्यों अपनाते हैं, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त है। इसके सैटेलाइटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर चीज़ों को कवर करता है। मैक्सिमम जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। हमारा नाविक किसी भी फ़ोन में इस्तेमाल नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम भी GPS का इस्तेमाल करते हैं, नाविक का नहीं करते हैं। वजह
जीपीएस का ही यूज करते हैं बजाय नाभिक के। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 29 जनवरी 1780 को इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट जारी हुआ था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया कमीशन की इसने आलोचना की थी, काफ़ी मुखर रहा उसकी नीतियों के प्रति। इसके चलते भविष्य में इसको बंद कर दिया गया, 1-2 साल में ही इसको बंद कर दिया गया। इंदिरा अम्मा इंदुलू बेघरों को घर देने से संबंधित योजना है, उसके लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी तेलंगाना सरकार के द्वारा। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। इंदिरा अम्मा भरोसा योजना, अच्छा जहाँ इंदिरा लगाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहाँ कांग्रेस की सरकार है। भूमिहीन किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे तेलंगाना सरकार के द्वारा। यहाँ पर भूमिहीन, एक रायथू बंधु योजना भी तेलंगाना सरकार की है, उसमें जो भूमि वाले किसान हैं उनको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। नागोब जत्रा की बात करें तो तेलंगाना में गोंड जो ट्राइब्स हैं उनका पर्व है। समक्खा सरक्का के बाद दूसरा बड़ा पर्व है तेलंगाना का, न केवल तेलंगाना का बल्कि पूरे भारत का एसटी पर्व है। मेदराम यात्रा भी तेलंगाना का ही पर्व है, याद रखिएगा। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट, जो हुरून एक बॉडी है यूके की है, वो एक लिस्ट जारी करती है। उसमें भारतीय मूल के लोगों का जो वैश्विक इकोनॉमी में प्रभाव है उसके आधार पर उसने रैंक जारी की है और ये पहला संस्करण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सत्या नडेला पहले स्थान पर है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। ठीक है, माइक्रो सत्य जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, जल्दी सामने नहीं आता है, तो सत्या माइक्रो ऐसे याद रखिएगा। सुंदर भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। सुंदर पिचाई गूगल के हैं, CEO दूसरे स्थान पे हैं। नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। नाजी जो हिटलर के समय में थे उन्होंने यहूदियों पर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। बड़ी संख्या में लोगों को कत्लेआम कर देना नरसंहार कहलाता है, जीनोसाइड भी इसको कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार की 80वीं वर्षगांठ भी 2025 में मनाई गई, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात करें तो CEO फोरम की तीसरी बैठक इंडिया में आयोजित की गई। स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बातचीत हुई। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की, तो 2025 को इसने कम्युनिटी ईयर घोषित किया है। 2025 को और क्या क्या घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, शांति और विश्वास का वर्ष, क्वांटम विज्ञान का वर्ष और सहकारिता का वर्ष किसने घोषित किया है? UNO ने। eVTOL क्या है दोस्त? इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एक तरह का ड्रोन और जो एरोप्लेन है उसका मिश्रित रूप है, हाइब्रिड, दोनों को मिला के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया है। टेक ऑफ एंड लैंडिंग, शहरी क्षेत्रों में हवाई परिवहन को बढ़ावा देना। शहरी क्षेत्रों में अब एरोप्लेन तो उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसको रनवे चाहिए और रनवे के लिए बड़ा हिस्सा चाहिए भूमि का, वो होता नहीं शहरों में। तो शहरी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की तरह बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक एक तरह का ड्रोन जो है वो 2 सवारियां लेके उड़ेगा और दूसरी जगह पर उतर जाएगा, तो एक तरह से हवाई टैक्सी। निर्माता कौन है? तो चेन्नई की एक कंपनी है E-प्लेन कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लेन कंपनी। DGCA ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इसको सर्टिफिकेट मिला है और ये सर्टिफिकेट पाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है, याद रखना। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप DDU स्टेडियम, दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम कहाँ है? सूरत, वहाँ पर आयोजित हुई। मेल कैटेगरी में मानुष शाह जीते हैं, ठीक है, और मेल मतलब मानव, मानव मतलब मानुष, ऐसे याद रखना। और फीमेल कैटेगरी में दिया चीतल जीती हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान या कलर सम्मान से सम्मानित किया अमित शाह ने। इंदौर भीख लेना इसने अपराध घोषित कर दिया है अपने यहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश का जिला है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के द्वारा इसको तैयार किया गया। ये WHO की हेल्प करता है। क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए क्या करेगा? WHO इसको जारी करता है, ऐसा कथन बना देगा, लेकिन याद रखना इसको इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन जारी करता है। कहा गया कि इंडिया की जो प्रजनन दर है 1950 में 6.18 थी, वो 2021 में घटकर 1.9 रह गई है और संभावना जताई जा रही है कि 2100 जब तक पूरा होगा तब तक ये और घटेगी, 1.04 रह जाएगी। एक जो फैक्ट है जो प्राय पूछ लिया जाता है, इंडिया की रिप्लेसमेंट रेट कितनी, प्रति स्थापन दर कितनी है? तो 2.1, ठीक है, मतलब एक दंपति 2.1 बच्चे अगर पैदा करेगा
तो जनसंख्या हमारी स्थिर रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी आगे। आप ऐसे समझिए, अगर 100 दंपति हैं, 100 महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, अगर वो प्रतिस्थापन दर हमारी कितनी 2.1, तो 100 बच्चे, 100 महिलाएं या 100 दंपति कितने बच्चों को जन्म देंगे? 210 बच्चों को जन्म देंगे। तो 100 दंपति जब 210 बच्चे पैदा करेंगे तो वो 210 बच्चे फिर इतने ही बच्चे पैदा करेंगे, तो इस तरह से जनसंख्या स्थिर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को, पहला कब मनाया गया था? 26 जनवरी 2024 को, याद रखना। मैरी लिवोन क्रिकेट क्लब, उसके सलाहकार बोर्ड में जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, उनको शामिल किया गया है। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक जो पैरा एथलीट हैं, उनकी ये बायोग्राफी है। 2016 में इन्होंने सिल्वर जीते थे। किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो 60 फुट, जिसमें एक बड़ी गेंद होती है, उसको फेंका जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी के अंतिम संडे को मनाया जाता है। यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट इसकी थीम थी। भारत में लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है। अलेक्जेंडर लूका बेलारूस के नए राष्ट्रपति। बेलारूस 10वां एससीओ मेंबर है। कैपिटल इसकी मिन्स्क है। जीबीएस की बात करें तो गुइलिन बर्रे सिंड्रोम, पुणे में इसके मामले देखे गए। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पक्षाघात का कारण बनता है। डिजिटल ट्री आधार पहल जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। क्यूआर कोड प्लेट जो है इन पे लगाई जाएगी। किसके पेड़ों पर? उस पेड़ का नाम भी याद रखिए, लिख लीजिएगा, चिनार के पेड़ों पर। इस क्यूआर कोड से उसकी स्थिति, उसके स्वास्थ्य की जानकारी पता लगती रहेगी, मतलब वो ट्रेस होता रहेगा। ये नहीं कि सरकार ने पेड़ लगाया और उसके चारों ओर जाल लगाया, कॉलोनी वालों ने क्या किया, जाल उखाड़ लिया और पेड़ को चढ़ गई बकरी और ख़त्म कर दिया उसको। तो इन सब से बचने के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी को उत्तराखंड में लागू हो गई है और एक्ट के जरिए लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। भारत में कितने राज्य हैं जहां यूसीसी लागू है? तो 2 राज्य हैं। पहला गोवा है, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों के समय से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, उन सब के लिए एक ही तरीके के कानून होंगे। उनका पर्सनल लॉ काम नहीं करेगा। चाहे विवाह हो तो विवाह से संबंधित कानून जो है, चाहे मुसलमानों के लिए हों चाहे हिंदुओं के लिए हों, दोनों के लिए सेम रहेंगे। ये नहीं कि वहाँ 3 तलाक चल रहा है और यहाँ कुछ और चल रहा है, नहीं, सबके लिए समान। बच्चे गोद लेने का जो कानून है वो भी समान रहेगा। संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है वो भी समान रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। और कुछ कमी अमी हुआ करे यार, उसको भी बताया करिए ताकि चीज़ों में सुधार करता चलूँ। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025, बाल स्ट्रीट जर्नल ने इसको जारी किया, अपनी सूची जारी की, उसमें मध्य प्रदेश को शामिल किया है। तो ग्लोबल डेस्टिनेशन इसमें ये शामिल हो गया, तो इसका मतलब ये है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिस्ट हैं उनको बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आप घूमने जाइए। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। महिला हॉकी इंडियन लीग रांची में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ। विजेता कौन है? ओडिशा वॉरियर्स, जो योद्धा है वही विजेता है। सुरमा, बड़े बड़े सुरमा जो हैं वो सर हो गए, सुर हो गए। तो सुरमा हॉकी क्लब हारा है, दोनों को याद रखना। आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड सच्चिदानंद जोशी को दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में इनके बेहतर योगदान के लिए। जी नरेंद्र उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस घोषित किए गए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नियुक्त किए गए हैं। ईसीआई मीडिया पुरस्कार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। दूरदर्शन को दिया गया है, डीडी न्यूज को, फॉर काहे के लिए? मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए इसने एक कार्यक्रम चलाया था चुनाव से पहले, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑपरेशन द्रोणागिरी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति कब जारी हुई? 2022 में, याद रखिएगा। इसके तहत यह ऑपरेशन चलाया गया है। भूस्थानिक नीति क्या है? भू स्थान, भूमि पर जो भी स्थान है उनको पता करना और उनसे संबंधित नीतियां बनाना, इसको इसी तरह से समझिएगा। तो भूस्थानिक नीति में क्या क्या होगा? सैटेलाइट शामिल होंगे, जीपीएस सिस्टम शामिल होगा, अपना नाविक शामिल होगा, तभी तो हम चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये भूस्थानिक नीति के तहत ऑपरेशन द्रोणागिरी कुछ नवंबर 2024 में स्टार्ट किया गया। काम इसका क्या? जैसे कोई आपदा आ रही है तो उसको अच्छे से ट्रेस करके और तुरंत वहाँ पर राहत और पुनर्वास जैसी जो पहले हैं उनको शुरू किया जा सकेगा, और भी तमाम लाभ होंगे इसके। उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन और व्यवसाय में भूस्थानिक तकनीकी का प्रदर्शन जो है इस ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत किया गया। कृषि, आजीविका, रसद परिवहन, ये इसके विषय थे। कृषि क्षेत्र में भी भूस्थानिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सी मृदा में क्या क्या पोषक तत्व हैं, उस मृदा की प्रकृति कैसी है,
मरुस्थलीय है या दोमट है या चिकनी है, तो ये सब जानकारी किससे मिलेगी? भूस्थानिक जो तकनीकी है उससे, जिसके लिए भूस्थानिक नीति जारी की गई 2022 में, और इसके प्रदर्शन के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन द्रोणागिरी। और स्वाभाविक सी बात है, किस मंत्रालय के तहत? तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। मिनिस्टर कौन है भैया? क्या नाम है यार? जितेंद्र सिंह। पहले चरण में यूपी, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। बेस्ट समुद्री राज्य केरल। देश का शीर्ष समुद्री जिला कौन सा है? कोल्लम। कोल्लम कहाँ है? कोल्लम भी केरल में है। मत्स्य पालन से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। वेस्ट अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य तेलंगाना है। अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं समंदर से न लगती हों। तो सर्वश्रेष्ठ मछली पालन करने वाला राज्य तेलंगाना है। सर्वश्रेष्ठ जिला अंतर्देशीय कौन सा है? एडी का मतलब अंतर्देशीय। कांकेर जिला कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जो तटीय हो, क्योंकि अंतर्देशीय की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट अंतर्देशीय जिला कौन सा है? तो दरांग असम का है। यूटीज में बेस्ट जिला कौन सा हो गया है? कुलगाम जम्मू कश्मीर का। ये भी अंतर्देशीय मत्स्य पालन में बेहतर काम कर रहा है। तो इस तरह से पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से उसको सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, लोगों तक शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।